नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का जो पॉलिटिकल मैप आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था और शायद भविष्य में भी ऐसा ना रहे। ये एक बहुत बड़ी पावर है जो हमारी संसद के पास है और इसका सोर्स है हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो चलिए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या पार्लियामेंट अकेले ही किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उसका नाम बदल सकती है या यूं ही एक नया राज्य बना सकती है? देखिए, इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही हैरान करने वाला भी। और आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इस जबरदस्त शक्ति की जो नींव है वो रखी गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 3 में। यही वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को भारत के अंदरूनी जोग्राफियाई नक्शे को बदलने का अधिकार देता है। जो लॉ के छात्र हैं उनके लिए इस आर्टिकल की आत्मा को समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि आर्टिकल 3 संसद को बहुत ही वाइड पावर्स देता है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद एक कानून पास करके नए राज्य बना सकती है और जो राज्य पहले से हैं उनमें भी फेरबदल कर सकती है। ये शक्ति सिर्फ नाम बदलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्यों के वजूद तक को बदल सकती है। चलिए अब थोड़ा और डीप जाते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 3 के तहत संसद को असल में कौन कौन सी स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं। इन पावर्स को समझने से ही इस पूरे आर्टिकल की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि संसद आखिर कर क्या सकती है। पहला, वो किसी राज्य का कोई हिस्सा अलग करके या 2-3 राज्यों के हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। दूसरा, वो किसी भी राज्य का एरिया मतलब क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है। तीसरा, वो राज्यों की बाउंड्रीज को बदल सकती है। और हाँ, चौथा, वो किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शक्ति अनलिमिटेड है। इसके लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही पड़ता है। तो अब हम उसी प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे एक प्रस्ताव, एक बिल से कानून बनता है। ये इस पूरे सिस्टम का प्रोसीजरल पहलू है। ये प्रक्रिया 3 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले, ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की सिफारिश मतलब उनका रिकमेंडेशन जरूरी है। दूसरा, अगर बिल किसी राज्य के एरिया, बाउंड्री या नाम पर असर डाल रहा है तो प्रेसिडेंट को उस बिल को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजना होता है उनकी राय जानने के लिए। और आखिर में संसद उस बिल को पास करके कानून बना सकती है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की असलियत बताता है। राज्य की विधानसभा अपनी राय तो दे सकती है, लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। संविधान सभा में इस पर बहुत लंबी बहस हुई थी, जहां डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने तर्क दिया था कि भारत की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है। देश के बंटवारे के बाद एक मजबूत केंद्र की जरूरत महसूस की गई, जो जरूरत पड़ने पर राज्यों को फिर से ऑर्गेनाइज कर सके, बिना किसी रीजनल पॉलिटिक्स के दबाव में आए। चलिए थ्योरी से निकलकर अब जरा प्रैक्टिकल में आते हैं। अब तक हमने जो भी सैद्धांतिक बातें की उन्हें असल में लागू होते हुए देखते हैं। तेलंगाना का बनना इसका एक बिल्कुल ताज़ा और परफेक्ट उदाहरण है, जो दिखाता है कि आर्टिकल 3 असल में कैसे काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के छात्रों के लिए तो ये एक बहुत ही जरूरी केस स्टडी है। तेलंगाना के मामले में आर्टिकल 3 में बताई गई पूरी प्रक्रिया का एक-एक करके पालन किया गया था। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से लेकर आंध्र प्रदेश विधानसभा की राय लेने तक, जिसे बाद में संसद ने नहीं माना, और आखिर में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास करने तक हर कदम उठाया गया। ये इस कानून का एक जीता जागता उदाहरण है। तो सवाल उठता है कि आखिर संविधान बनाने वालों ने केंद्र को इतनी बड़ी शक्ति दी ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी है, जिसे हम इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन यानी अविनाशी संघ के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। इसका मतलब है कि भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ नहीं, बल्कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि भारत की उस ऐतिहासिक सच्चाई का नतीजा है जहां सैकड़ों रियासतों को एक देश में जोड़ना था। ये सिद्धांत देश की एकता को तो मजबूत बनाता ही है, साथ ही राज्यों को प्रशासनिक सुविधा, भाषा या विकास की जरूरतों के हिसाब से बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। तो कुल मिला के देखें तो आर्टिकल 3 नेशनल यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है। यह पक्का करता है कि देश की अखंडता बनी रहे, जबकि राज्यों का पुनर्गठन समय की मांग के हिसाब से किया जा सके। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं।
राज्यों की सीमाओं को बदलने की केंद्र की ये अपार शक्ति भारत में केंद्र और राज्यों के बीच के नाजुक पावर बैलेंस और उनके रिश्तों के बारे में क्या बताती है, इस पर सोचिएगा जरूर।